प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो सेशन आज का हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या जिसको हम पैराजम्बल्स भी बोलते हैं। उसकी सारी स्ट्रैटेजी सीखेंगे, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उस टॉपिक को हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं? आई होप एवरीवन। सबसे पहले हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट सीखते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता क्या है? तो बेसिकली बेटा सेंटेंस रीअरेंजमेंट में आपको 5 सेंटेंसेस, कभी कभी 6, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, कितने भी सेंटेंसेस मिल सकते हैं जो कि जम्बल्ड है, कोई ऊपर है कोई नीचे है। आपको उन सबको अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके। उसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन में? सबसे पहला होता है कि आपको सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना है। रीड ऑल द स्टेटमेंट्स। आपको सबसे पहले कूद के अरेंजमेंट नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको सारे स्टेटमेंट्स को रीड करना। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? 2 स्टेप्स होते हैं, इनमें से कोई भी आप पहले कर सकते हो। या तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर लो कि ये जो पैराजम्बल है, ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये शुरू कहां से होगा। या फिर आप क्या करो, आप पेयर्स बनाओ कि कौन से 2 साथ में आएंगे, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उन पेयर्स को बनाओ। और तीसरा स्टेप होता है रीअरेंज करो। अभी मैं थ्योरी बता रही हूँ, बट थ्योरी उतनी हेल्पफुल नहीं होती जितना प्रैक्टिस होती है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप बार बार रिपीट होंगे। प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट्स याद होते हैं, थ्योरी से कॉन्सेप्ट्स कभी याद नहीं होते। चलो, तो ये 3 स्टेप्स में हमने पैराजम्बल को बांटा। सबसे पहले हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया, उसके बाद हमने पेयर्स बनाए और लास्ट में सारे पेयर्स को अपनी अपनी जगह रख दिया। बात क्या आती है? बात आती है मैम स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो सकता है और क्या स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढने में गलती कर देते हैं। तो हमेशा याद रखो, स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रोनाउन आ जाएगा लेकिन उसका नाउन नहीं होगा। मतलब प्रोनाउन होगा और उसका नाउन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही है, शी है, इट है, दे है, या फिर कोई एडजेक्टिव, प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों की बात करूंगी मैं यहां पे। जैसे कि दिस है, दैट है, दीज है, दोज है, जैसे कि सच है। ऐसा नहीं होगा कि ये सारे के सारे शब्द लिखे हुए हैं और इनका कोई नाउन नहीं लिखा हुआ या ये वर्ड्स डायरेक्टली आ गए। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में कभी भी ये शब्द शुरुआत में नहीं आ सकते। अगर ये शब्द दिए हुए हैं तो इन शब्दों से पहले इनका नाउन लिखा गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही का कोई रमेश लिखा हुआ, शी का रानी लिखा हुआ होगा, हाँ हिज है, राइट, हर है, इट्स है, देम है, देयर है, यू है, योर है। तो इनका कोई ना कोई नाउन पहले लिखा हुआ होगा, तभी वो प्रोनाउन आ सकता है, तभी इनका एडजेक्टिव आ सकता है, अदरवाइज ये पहले नहीं आ सकते। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पूरे पैराजम्बल में बार बार यूज होता है। कॉन्सेप्ट क्या है? अ प्रोनाउन
or an adjective will always come after its noun, कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के बाद, वो कभी भी अपने नाउन से पहले नहीं आ सकता। तो अगर मैंने आप लोगों को दो स्टेटमेंट्स लिखे, आई सॉ रमेश, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, मैंने रमेश को देखा वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रमेश वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, ही वाला स्टेटमेंट बाद में आएगा। तो जहां पे ये ही लिखा हुआ है ये आपका स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्लियर एवरीवन? अब बात आता है कुछ प्रोनाउंस की जहां पे एक्सेप्शन होता है। हम ये तो समझ लेते हैं बट हम एक्सेप्शन वाला पार्ट भूल जाते हैं, तो एक्सेप्शंस को हम साथ में करेंगे। एक्सेप्शन इसमें है आई और यू का। जब ऑथर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आई यूज करेगा, ऑथर आपके बारे में बात कर रहा है, जो रीडर है उसके बारे में बात कर रहे हैं तो यू यूज करेगा। तो ऑथर ने अपने बारे में बात करी तो ऑथर ने आई यूज किया, रीडर के बारे में बात करी जो पढ़ रहा है यू यूज किया। तो इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि आई ऑथर को दिखा रहा है, यू रीडर को दिखा रहा है। तो आई और यू जो है ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट में आ सकते हैं। आई और यू क्या होते हैं, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट में आ सकते हैं अगर ऑथर अपने बारे में और रीडर के बारे में बात कर रहा है। तो हमने जो यहाँ पे जो बच्चों के कहने पे यू ऐड किया था, योर ऐड किया था, तो ये किस कैटेगरी में आ जाता है, इस पर डबल स्टार मार करके क्या लिखेंगे, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। आई बी और यू बी ये दोनों किस कैटेगरी में आ जाते हैं, ये एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। कोई परेशानी? अगला एक्सेप्शन किसका आता है, अगला एक्सेप्शन आता है इट का। अब इट के ना दो काम होते हैं, एक तो इट का काम होता है ये प्रोनाउन की तरह एक्ट करता है लेकिन ये किसी चीज के बारे में बताता है, इसका कोई नाउन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ बैग, मैंने एक बैग देखा, इट वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, वो जो बैग था वो जमीन पे पड़ा हुआ था। इट वॉज लाइंग एट द डेस्क, मैंने एक बैग देखा, वो बैग डेस्क पे पड़ा हुआ था। तो ये जो इट है ये क्या है, एक प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, ये इट प्रोनाउन है इस नाउन का। तो इस केस में ये जो इट वाला स्टेटमेंट है ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक नाउन का प्रोनाउन है। अगला मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। मैंने क्या लिखा, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो ये इट किसी नाउन के लिए यूज नहीं हुआ, ये किसी सामान का इट नहीं है, ये सिर्फ एक झूठ मूठ का सब्जेक्ट है। कोई शब्द नहीं मिला था बनाने को तो इट बना दिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं और उस केस में इट स्टार्टिंग में आ सकता है। तो क्या सभी को क्लियर है, इट स्टार्टिंग में कब आ सकता है और कब नहीं आ सकता? तो इट स्टार्टिंग में जब वो किसी नाउन का प्रोनाउन होगा तो नहीं आएगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ किसी चीज के लिए यूज ही नहीं हुआ होगा, वो सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज हुआ होगा, जब उसको स्यूडो सब्जेक्ट नाम से हम बोलेंगे। स्यूडो का मीनिंग होता है झूठ मूठ का, वो झूठ मूठ का सब्जेक्ट होगा तो उस केस में इट आपका स्टार्टिंग में आ सकता है। इट झूठ, स्यूडो का मतलब क्या होता है, फेक। कोई परेशानी? सारे एक्सेप्शंस को ध्यान से समझना, एक्सेप्शंस को नहीं समझ पाते हैं इसलिए गलती करते हैं। चलो अगला पहचानेंगे कैसे, देखो इट कोई सामान के लिए यूज हो रहा है क्या, किसी इंसान के लिए, किसी जानवर के लिए, किसी सामान के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर इट किसी सामान के लिए, जानवर के लिए यूज नहीं हो रहा मतलब स्यूडो सब्जेक्ट है। अगर इट कोई सामान के लिए यूज हो रहा है, किसी जानवर के लिए यूज हो रहा है, किसी इंसान के लिए यूज हो रहा है तो नहीं है। मीनिंग से समझाएंगे, समझिए, मीनिंग से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्या है,
अगला है कुछ एडवर्ब्स, और वो भी कौन सी एडवर्ब्स? हियर एंड देयर। हियर मीन्स यहां, देयर मीन्स वहां। ये क्या होती है? ये एडवर्ब और प्लेस होती है, ये दोनों जगह बताती है। हियर यहां, यहां की बात हो रही है तो ये स्टार्टिंग में आ सकता है। देयर वहां तो कहां? आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गई। आई मेट अ मैन देयर, मैं उस इंसान से वहां मिली। तो ये देयर किसके लिए यूज हुआ है? ये देयर मुंबई के लिए यूज हुआ है। तो इसका मतलब है ये वाला स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस देयर का नाउन होना चाहिए। तो ये देयर का मतलब अगर किसी नाउन के बारे में बात कर रहा है कि मुंबई वहां, तो ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। तो देयर स्टार्टिंग स्टेटमेंट कब हो सकता है? इट वाला कॉन्सेप्ट, जब ये क्या हो? जब ये स्यूडो सब्जेक्ट का रोल प्ले करे। स्यूडो सब्जेक्ट का रोल का मतलब क्या होता है? इसका कोई अपना मतलब ना। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, तो एक हो गया अ, राजा हो गया किंग, था हो गया वॉज। कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखा? देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। तो ये देयर किसी जगह के लिए नहीं यूज हो रखा, बस नॉर्मली बता रहे हैं एक राजा था, कोई जगह नहीं बता रहे कि उस जगह पर एक राजा था। तो इसका मतलब देयर यहाँ पे क्या है? स्यूडो सब्जेक्ट है। तो यहां पे ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है। दिस कैन बी द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। कोई परेशानी किसी को? पहले स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढना सीख जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरह की मिस्टेक्स आप लोग करते हो, उन सारी मिस्टेक्स की मैं आज बात करने वाली हूं। अगला कॉन्सेप्ट, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग स्टेटमेंट को ढूंढने में कंफ्यूज होते हैं। उस चीज को बहुत ध्यान से समझना। क्या कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट बट से शुरू हो सकता है? बट का मीनिंग होता है लेकिन। तो ये जो बट होता है ना, ये हमेशा बीच में आता है। ही इज पुअर बट ही स्पेंड्स अ लॉट। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। वो गरीब है लेकिन वो बहुत खर्चा करता है। तो ये जो बट है ना, ये अलग अलग टोन्स के बीच में आएगा, ये कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि बट कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। चलो, लेकिन क्या ऑल दो स्टार्टिंग स्टेटमेंट में आ सकता है? ऑल दो ही को चलो राम लिख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। राम इज पुअर कॉमा राम स्पेंड्स अ लॉट। हालांकि राम गरीब है लेकिन राम बहुत खर्चा करता है। ये रहा इसका नेगेटिव पार्ट, ये रहा इसका पॉजिटिव पार्ट। तो क्या ऑल दो स्टार्टिंग में आ सकता है? आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से बच्चे रट लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर जो दो ऑपोजिट टोन्स को कनेक्ट करता है वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। आ सकता है ऑल दो भी। वाइल स्टार्टिंग में आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि वाइल के आगे दोनों तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं जिनको वाइल कनेक्ट कर रहा है। क्या इफ स्टार्टिंग में आ सकता है? आ सकता है। इफ के आगे आ जाती है कंडीशन और रिजल्ट। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट सिलेक्टेड। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सिलेक्ट हो जाओगे। तो ऑल्दो स्टार्टिंग में आ सकता है, वाइल स्टार्टिंग में आ सकता है, इफ स्टार्टिंग में आ सकता है, अनलेस स्टार्टिंग में आ सकता है। ये सब स्टार्टिंग में आ सकते हैं। जितने भी आपके कनेक्टर्स हैं जिनके आगे उन दोनों सेंटेंसेस की आप बात कर सकते हो, जिनको वो कनेक्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग में आ सकते हैं। तो मैम स्टार्टिंग में कौन नहीं आ सकता?
स्टार्टिंग रीजन यही है कि ये जिन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं वो इनके आगे हैं, ये सारे स्टार्टर्स हैं, ये जिन दो को कनेक्ट कर रहे हैं वो इनके आगे लिखे हुए हैं, तो दोनों बातें तो आगे आ गई, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, सेंटेंस एकदम सही है। तो मैम स्टार्टिंग में कौन नहीं आ सकता? स्टार्टिंग में नहीं आ सकता हाउएवर, हाउएवर के दोनों तरफ चीजें लिखनी पड़ती हैं, इधर भी कुछ आएगा हाउएवर के, इधर भी कुछ आएगा। ही इज पुअर however he spends a lot, तो इसके दोनों तरफ चीजें लिखनी पड़ेंगी, मतलब however वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। yet फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, he is poor yet he spends a lot, वो गरीब है फिर भी वो बहुत खर्चा करता है, yet स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, बीच में आ सकता है, क्योंकि इसके दोनों तरफ चीजें लिखनी पड़ती है। और बीच में कौन नहीं आ सकता, स्टार्टिंग में कौन नहीं आ सकता? देयरफॉर, क्योंकि देयरफॉर के दोनों तरफ चीजें लिखनी पड़ती हैं। जिस कनेक्टर के दोनों तरफ चीजें लिखनी पड़े वो कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। 10 दोनों तरफ लिखना पड़ेगा, हेंस दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। मोरओवर दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। फर्दर मोर मीन्स ऐड कर रहे हैं, दोनों तरफ लिखना पड़ेगा। तो जिसके दोनों तरफ चीजें आएंगी उसको आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। अब आपका डाउट खुद से क्लियर हो जाएगा। मुझे बताओ क्या डिस्पाइट स्टार्टिंग में आ सकता है? क्या डिस्पाइट स्टार्टिंग में आ सकता है? डिस्पाइट वाला सेंटेंस बनाओ। डिस्पाइट का मीनिंग होता है के बावजूद, डिस्पाइट हिज फेलियर, अपने फेलियर के बावजूद, ही फील्स हैप्पी, फेलियर के बावजूद भी वो खुश है। बताओ स्टार्टिंग में आ सकता है नहीं आ सकता? इसके दोनों तरफ की चीजें इसके बाद में है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसके दोनों तरफ की चीजें इसके बाद में, तो ये स्टार्टिंग हो सकता है। डिस्पाइट द फैक्ट ही फेल्ड कॉमा ही फील्स हैप्पी, तो डिस्पाइट के दोनों तरफ इस तरफ है, तो ये स्टार्टिंग हो सकता है। बताओ अनलेस हो सकता है नहीं हो सकता स्टार्टिंग? अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, कॉमा यू विल नॉट सक्सीड, तुम सक्सेसफुल नहीं होगे। बताओ क्या स्टार्टिंग हो सकता है? जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, दोनों तरफ इधर है, दोनों इसके बाद में, तो ये स्टार्टिंग हो सकता है। कोई परेशानी? चलो कुछ डिफिकल्ट कनेक्टर्स पे आते हैं जिसमें आप लोगों को हमेशा डाउट होता है। आज थ्योरी सेशन है, ध्यान से समझ लो बेटा, ध्यान से सीख लो। ध्यान से सीख लोगे तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर रहेंगे हमेशा, और वही चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन भी कर लो इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दूंगी, सो डोंट वरी। चलो अगला बताओ, सेंटेंस लिख रही हूं, आप बताना स्टार्टिंग में आएगा नहीं आएगा। नहीं आज क्वेश्चंस भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही फेल्ड, बताओ ये स्टार्टिंग में हो सकता है नहीं हो सकता? ही फेल्ट वेरी हैप्पी, इस नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। तो इस सच्चाई के बावजूद कि वो फेल हो गया, वो बहुत खुश फील कर रहा था। हो सकता है स्टार्टिंग नहीं हो सकता? हो सकता है स्टार्टिंग, दोनों स्टेटमेंट इसके बाद है, हो सकता है। ही फेल्ड
nonetheless या फिर nevertheless he is happy। वो फेल हो गया फिर भी वो खुश है। nonetheless और nevertheless का मीनिंग क्या होता है? फिर भी। वो फेल हो गया फिर भी वो खुश है। तो क्या nonetheless और nevertheless वाला स्टेटमेंट स्टार्टिंग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीच वाला है, स्टार्टिंग में आता ही नहीं है। इसके दोनों तरफ चीजें आएंगी। इसका मीनिंग क्या होता है nonetheless nevertheless का? yet, still, फिर भी। तो इन दोनों का मतलब होता है फिर भी, yet या still। इसका मीनिंग क्या होता है? के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? कैसे पता लगाएंगे कि वो कनेक्टर पहले आएगा या नहीं, वो स्टेटमेंट पहले आएगा या नहीं आएगा? चल, अब बात आती है, मैम ये तो चलो आपने बता दिया, कभी कोई हमारे सामने ऐसा कनेक्टर आए कि हमें पता ही ना हो कि वो बीच में आता है या स्टार्टिंग में आता है, तो हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट में? तो पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका यही है जो अभी बताया, कि उसके आगे उसकी दोनों बातें लिखी हैं या उसके आगे सिर्फ एक ही बात लिखी है। अगर उसके आगे दोनों बातें लिखी होंगी जिनको वो कनेक्ट कर रहा है, तो वो स्टार्टिंग हो सकता है। अगर उसके आगे सिर्फ एक ही बात लिखी होगी, दूसरी बात लिखी ही नहीं होगी, तो वो स्टार्टिंग नहीं हो सकता। अपने आप समझ जाओगे। एक पैराजंबल था जिसमें लिखा हुआ था while Ram is happy, comma, he keeps on complaining। अब बताओ, क्या ये स्टार्टिंग हो सकता है? कि हालांकि राम खुश है, वो कंप्लेन कर रहा है। मुझे नहीं पता वाइल बीच में आता है स्टार्टिंग में आता है, मुझे कुछ नहीं पता, बट मैंने ये देखा कि इसकी दोनों बातें इसके आगे लिखी हुई हैं, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो सकता है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग हो सकता है। मैंने लिखा, देखा, एक और सेंटेंस लिखा हुआ देखा अपने पैराजंबल में, लिखा हुआ था nonetheless he went to the market। ये लिखा हुआ था। मुझे नहीं पता नंदलेस का क्या मतलब होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता ये स्टार्टिंग में आता है नहीं आता, बीच में आता है ना, मुझे कुछ नहीं पता। बट मुझे इतना पता चला कि इसके बाद तो एक ही बात लिखी हुई है, और जबकि ये कनेक्टर है, ये तो दो चीजों को कनेक्ट करेगा। इसके आगे तो एक ही बात लिखी हुई है, दूसरी लिखी ही नहीं हुई है, तो इसका मतलब दूसरी इससे पीछे वाले सेंटेंस में लिखी होगी। इसका मतलब दूसरी इससे पीछे वाले सेंटेंस में लिखी होगी। इसका मतलब ये तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। Is the concept clear to everyone? सभी को क्लियर है? आपको पता करना ही नहीं है कौन कनेक्टर है कौन स्टार्टर है यहाँ पे, बस आपको ये देखना है कि उसके आगे कितनी बातें लिखी हुई हैं। अगर दो बातें लिखी हुई हैं तो वो स्टार्टिंग में हो सकता है। अगर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, इसका मतलब इसके पिछले वाले में एक बात लिखी हुई होगी, तो मतलब ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने में, तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट था नाउन प्रोनाउन या नाउन एडजेक्टिव का पेयर, और दूसरा था कनेक्टर वाला कॉम्बिनेशन। चलो, अब अगले उस पे आते हैं, मैम पेयर्स कैसे बनेंगे? हाउ टू मेक पेयर्स। तो पेयर्स बनाने के कुछ तरीके होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट तरीका है पेयर बनाने का, जिसको आप बनाते हो आर्टिकल की हेल्प से। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है ए एन और। जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो कि मैं इसे जानता हूं, आप ऐसे बता रहे होते हो कि ये इस इंसान के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हो तो आप कौन सा आर्टिकल लगाते हो उसके आगे? ए या फिर एन लगा। जब आप उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो कि ये इंसान ऐसा है, जब आप उसकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो तो आप उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगाते हो? तो आप उसके आगे आर्टिकल लगाते हो द। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बार हेल्प करता है पेयर बनाने में। आई मेट अ मैन, मैं एक इंसान से मिली। कितने साल पहले? 7 years अगो, 7 साल पहले मैं एक इंसान से मिली। हिज या फिर
आर्टिकल वाला ही कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो द मैन्स नेम इज गौतम। उस इंसान का नाम क्या है? गौतम। तो मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूं तो मैंने क्या आर्टिकल लगाया? अ। मैंने उस इंसान की और इंफॉर्मेशन दी तो मैंने क्या आर्टिकल लगाया? द। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हमको ये समझ में आया कि किसी चीज के आगे आर्टिकल अ लगा हो तो वो स्टेटमेंट पहले आएगा, किसी के आगे आर्टिकल द लगा हो वो स्टेटमेंट बाद में आएगा। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? तो अ या एन इंट्रोड्यूस करने के लिए देते हैं और द आर्टिकल फर्दर इंफॉर्मेशन देने के लिए देते हैं। तो क्या ये कॉम्बिनेशन क्लियर है? तो अ और द, अ वाला पहले, द वाला बाद। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है पेयर्स बनाने का? अगला कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को करते हो, ढूंढो। क्या ढूंढना है? नाउन प्रोनाउन का पेयर ढूंढो, नाउन एडजेक्टिव का पेयर ढूंढो, नाउन एडवर्ब का पेयर ढूंढो। ढूंढो, अपनी आंखों से ढूंढो नाउन प्रोनाउन का पेयर। रमेश और उसका ही ढूंढो, बुक्स और उनका दे ढूंढो, मुंबई और उसका देयर ढूंढो, डेटा एंड दैट डेटा ढूंढो, उसका दिस ढूंढो, बुक, दिस बुक ढूंढो। मतलब जब भी आप किसी सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो उसके नाउन प्रोनाउन को ढूंढो। अगर कोई नाउन आया है, रमेश, रीना, शीना, कोई भी नाउन आया है तो किसी स्टेटमेंट में ढूंढो, कहीं इसका ही तो नहीं लिखा हुआ, कहीं इसका दिस मैन तो नहीं लिखा हुआ, कहीं दैट पर्सन तो नहीं लिखा हुआ, कोई प्लूरल नाउन आया है तो कहीं उसका दे तो नहीं लिखा हुआ। तो उस पेयर को कोई जगह की बात हो रही है तो कहीं कोई देयर तो नहीं लिखा हुआ, या कहीं दैट प्लेस तो नहीं लिखा हुआ, या कहीं दिस प्लेस तो नहीं लिखा हुआ, या कहीं सच अ प्लेस तो नहीं लिखा हुआ। तो सबका पेयर ढूंढो। क्या करना है? हर नाउन का क्या ढूंढना है? पेयर ढूंढना है कि इसके बारे में ऑथर ने कौन से प्रोनाउन की हेल्प से या कौन से एडजेक्टिव की हेल्प से बात की है। हमेशा मिलेगा, हमेशा मिलेगा ये पेयर, नाउन प्रोनाउन का या नाउन एडजेक्टिव। अगला अगला पेयर किसका ढूंढना है? कनेक्टर्स का। कनेक्टर्स का पेयर कैसे ढूंढना है? बट मिला था, इसके आगे कोई नेगेटिव बात हो रही थी तो ढूंढो इससे पहले वाली पॉजिटिव बात किस में हो रही है। कहीं 10 लिखा हुआ था, इसके आगे कोई रिजल्ट लिखा हुआ था तो ढूंढो इससे पहले इसका कारण कहां लिखा हुआ है। कहीं एज लिखा हुआ था और इसके आगे कारण लिखा हुआ था तो ढूंढो इससे पहले रिजल्ट कहां लिखा हुआ है। कहीं हाउएवर लिखा हुआ था, इससे पहले नेगेटिव बात, इसके बाद नेगेटिव बात लिखी हुई थी तो ढूंढो इससे पहले की पॉजिटिव बात किस स्टेटमेंट में लिखी हुई है। तो किसको ढूंढना है? अगला नाउन प्रोनाउन को ढूंढ लिया, आर्टिकल को ढूंढ लिया, अ और दा को। अगला ढूंढना है इन कनेक्टर्स को जिनके आगे सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है तो उसकी दूसरी बात इससे पहले आएगी, तो इनको ढूंढना है। तो तीसरा तरीका क्या है पेयर्स बनाने का? तीसरा तरीका है पेयर्स बनाने का, दैट इज यू लुक फॉर कनेक्टर्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स। क्या समझ में आया? अगला तरीका, आगे क्या ढूंढना है? अगला ढूंढना है फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को। बहुत सारे बच्चे पता है इसमें क्या करते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिखी होती, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है और उस बेसिस पे कह देते हैं कि ये बाद में आएगा। दोनों को ढूंढना है, एक को ढूंढने से काम नहीं चलेगा। कहीं फुल फॉर्म लिखी हुई है, कहीं शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो फुल फॉर्म
विल ऑलवेज कम बिफोर शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का पेयर होगा या नहीं होगा ये तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि आपने किसी की फुल फॉर्म ढूंढनी है, किसी की शॉर्ट फॉर्म ढूंढनी है, तो फुल फॉर्म वाला स्टेटमेंट हमेशा पहले आएगा शॉर्ट फॉर्म वाले स्टेटमेंट से। अगला कॉन्सेप्ट आता है पेयर बनाने में, दैट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या कहती है? क्रोनोलॉजी कहती है जब कोई इंसिडेंट के बारे में सुना रहे हो, आप लोग ना क्रोनोलॉजी आंख बंद करके लगा देते हो, मैम यहाँ पे 2004 लिखा हुआ है, वहां पे 2010 लिखा हुआ है, तो 2004 पहले आएगा, 2010 बाद में आएगा, ऐसा नहीं होता। क्रोनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब कोई कहानी सुनाई जा रही हो। क्रोनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ तब लगती है जब कोई इंसिडेंट सुनाया जा रहा हो, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, फिर वो सामने आया, फिर उसने ये बात बताई, फिर वहां पे ये हुआ। जब कोई कहानी सुनाई जा रही है तभी क्रोनोलॉजी लगती है, अदरवाइज क्रोनोलॉजी नहीं लगती है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो क्रोनोलॉजी कब लगाओगे? सिर्फ और सिर्फ तब जब कहानी सुनाई जाएगी, कि जो चीज पहले हुई वो बाद में आएगी, जो चीज बाद में हुई वो और बाद में आएगी, जो उससे भी बाद में हुआ और बाद में आएगा, जो उसके भी बाद में हुआ और बाद में। मतलब समय के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे? चीजों को अरेंज करोगे। यू विल अरेंज थिंग्स इन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर सभी को क्रोनोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट? एवरीवन। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पैराजंबल्स का एक फ्लो होता है, उस फ्लो को समझते हैं। क्या फ्लो होता है? पैराजंबल्स का फ्लो ये कहता है कि पहले आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसका कोई एग्जाम्पल देना हो या कोई डिटेल्स देनी हो वो दोगे, फिर उसके कुछ फायदे बताओगे, फिर उसके कुछ नुकसान बताओगे, लास्ट में उन नुकसानों को ठीक करने के लिए अपना सजेशन। तो ये एक फ्लो है जो आपको फॉलो करना होता है पैराजंबल। पहले इंट्रोड्यूस किया, फिर उसके एग्जाम्पल्स दिए, उसकी डिटेल्स बताई, फिर उसके फायदे बताए, मतलब फायदों को नेगेटिव चीजों से पहले बताते हैं, फिर उसके नुकसान बताए और लास्ट में सजेशन दिया। दिस इज द फ्लो ऑफ पैराजंबल। एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो कि बहुत बार यूज होता है, विच इज कि जनरल स्टेटमेंट विल कम बिफोर पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कि आपका जनरल स्टेटमेंट जो होता है वो आपके पर्टिकुलर स्टेटमेंट से पहले आता है। इस बात का क्या मतलब होता है मैम? इस बात का मतलब होता है कि अगर ऐसे डेटा दिया हुआ है, इंडिया का दिया हुआ है, फिर दिल्ली का दिया हुआ है, फिर वहां पे सरिता विहार का डेटा दिया हुआ है, फिर सरिता विहार के अंदर गली नंबर 6 का डेटा दिया हुआ है, फिर इसके अंदर मकान नंबर 4 का डेटा दिया हुआ है, फिर इसके फ्लोर सेकंड का डेटा दिया हुआ है, तो जो बड़ी चीज है वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी चीज, फिर उससे छोटी चीज, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से मूव करते हैं। क्या सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है? ये थ्योरी एक बार पढ़नी है, बार बार नहीं पढ़नी। अब जरूरी क्या है? अब जरूरी है कि हमें इस थ्योरी के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। इसको रटने की कोशिश भी नहीं करनी, आपको इस थ्योरी को अप्लाई करते करते अपने आप ये थ्योरी याद हो जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अपने एग्जामिनेशन से पहले पहले कम से कम 100 प्री लेवल के पैराजंबल्स कर लें और 50 मेंस लेवल के पैराजंबल्स कर लें। अगर हमने 100 प्री लेवल के पैराजंबल्स और 50 मेंस लेवल के पैराजंबल्स कर लिए एग्जामिनेशन से पहले, तो 5 नंबर प्रीलिम्स में पक्के हैं और 5 नंबर मेंस में पक्के हैं। चलें स्टार्ट करें क्वेश्चंस। पहला पैराजंबल है, साथ में करेंगे, ठीक है? सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पैराजंबल, वी विल डू इट टुगेदर। सबसे पहला स्टेप क्या था पैराजंबल करने का? रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। उससे भी पहले आप जब भी पैराजंबल कर रहे हो, आपको जो रफ पेपर मिलता है उसमें 5 ऐसे ब्लैंक्स बना लो। अब पढ़ना शुरू करते हैं।
इट एडवाइजेस पेरेंट्स, ये पेरेंट्स को एडवाइस करता है कि स्टार्ट दिस अर्ली, इसको जल्दी शुरू कर लो। इट लिखा हुआ मिला, दिस लिखा हुआ मिला, तो स्टार्टिंग तो नहीं होगा। एंड रिमेंबर टू चैलेंज किड्स, आप बच्चों को चैलेंज करो, ना कि बहुत कम चैलेंज करो, ना ही बहुत ज्यादा चैलेंज करो। एक 2018 का पेपर आया सेंटर ऑन द डेवलपिंग चाइल्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वो एक्सप्लेन करता है कि ब्रेन मैकेनिज्म क्या होता है इस प्रोसेस के पीछे। दिस लिखा हुआ मिल गया, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। फिर से इट लिखा हुआ मिल गया, ऑल्सो लिखा हुआ मिल गया, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये रिकमेंड भी करता है कि बच्चों को जितनी पावर दे सकते हो उतनी पावर दो, रिवॉर्ड्स मिनिमम दो, और साथ ही साथ उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन को फोस्टर करो कि उनके अंदर से मोटिवेशन आए। इंट्रिंसिक मीन्स अंदर से, और फोस्टरिंग मीन्स डेवलप करो। नहीं हो सकता। ओवर टाइम, समय के साथ जो प्लेजर एक बच्चा एक्सपीरियंस करता है चैलेंज को ओवरकम करने से, चैलेंज से लड़ने से, या फिर उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी आती है उससे रीइंफोर्स जाती है। क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा, रीइंफोर्स मीन्स और स्ट्रांग बन जाती है उसकी इच्छा कि वो उसे बार बार करेगा, उस काम को वो क्या करेगा, बार बार करेगा। डू इट, किस काम को बार बार करेगा भाई, किस चीज को बार बार करेगा? तो ये इट का तो कोई नाउन मिला ही नहीं। ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। चलो, यंग चिल्ड्रन, जो यंग बच्चे होते हैं उनको एक सपोर्टिव केयर गिवर की जरूरत होती है, एक पेरेंट की जरूरत होती है जो उनको एनकरेज करे कि वो चांसेस ले, एक्सप्लोर करें, और उनको चीयर भी करे, मोटिवेट भी करे जब उनको एक एक्टिविटी रिवॉर्डिंग लगे। तो हमने पूरा सारे को पढ़ा, हमको क्या समझ में आया कि टी जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने स्टेप नंबर 1 कर लिया, और स्टेप नंबर 1 था सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ना। हमने सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लिए और हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ है ये एडवाइस करता है, तो कौन एडवाइस करता है? पेरेंट्स को कौन एडवाइस कर रहा है बताओ? पेरेंट्स को कौन एडवाइस कर रहा है? ये रेकमेंड भी करता है, ये सजेशन भी देता है। तो कौन देता है सजेशन? कहने से ये पेपर देता है। तो इन दोनों इट का नाउन कौन है? इन दोनों इट का नाउन है ये पेपर। तो अगला पेयर हमने किसकी हेल्प से बनाया? नाउन प्रोनाउन हेल्प पेयर की हेल्प से हमने अगला पेयर बनाया कि ये जो पेपर है ये सलाह ये भी देता है और ये सलाह ये भी देता है। तो नाउन अपने प्रोनाउन से पहले आता है, इसका मतलब क्यू जो है पी और आर दोनों से पहले आएगा। अब हमको कैसे पता चलेगा कि पी पहले आएगा और आर बाद में आएगा? वो हमें हेल्प करी इस ऑल्सो में। ऑल्सो का मतलब होता है भी। सॉरी एवरीवन, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ऑल्सो का मतलब होता है भी वाला स्टेटमेंट हमेशा बाद में आता है। तो हमको ये समझ में आया कि क्यू पी और आर का पेयर बनेगा। हाँ, शगुन की पहली छी कब आई है? आज थोड़ी सी लेट हो गई है जाने में, है ना, नहीं तो एडिटोरियल में आ जाती है। चलो, तो क्यू पी और आर हमारा कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब अगला स्टेप है, एक स्टेटमेंट बचा है, एक ही जगह बची है, और वो क्या है? एस। अब मुझे एस को आइडेंटिफाई करना है। एस कहाँ आएगा? एस के पास 2 जगह है, या तो एस यहां आएगा या फिर एस यहां आएगा। बताओ एस कहाँ आएगा? ओवर टाइम एक प्लेजर जो बच्चा एक्सपीरियंस करता है, एक चैलेंज को ओवरकम करने से या फिर एक जिज्ञासा में डूबने से, वो रीइंफोर्स करेगा, वो और स्ट्रांग बनाएगा उसकी डिजायर कि वो बार बार करे। वो किस चीज को बार बार करे? इस इट का नाउन ढूंढ लो, इस इट का नाउन ढूंढ लोगे तो पता चल जाएगा। वो इस चीज को बार बार करे, वो किस चीज को बार बार करे? एक्टिविटी को। उसको एक्टिविटी रिवॉर्डिंग लगी, रिवॉर्डिंग लगी तो उसे प्लेजर मिला, उसे वो एक्टिविटी रिवॉर्डिंग लगी, रिवॉर्डिंग मिली तो उसको प्लेजर मिला। किस चीज से प्लेजर मिला? उस चैलेंज को ओवरकम करने से,
उस क्यूरियोसिटी में अपने आप को डुबोने से, तो उसकी डिजायर हुई कि वो उसको बार बार करे। तो इस इट का नाउन क्या था? इस इट का नाउन था ये एक्टिविटी। प्रोसेस नहीं, प्रोसेस तो माइंड के अंदर प्रोसेस हो रहा है, माइंड के अंदर की प्रोसेस को बच्चा दोबारा नहीं करेगा। बच्चे की डिजायर क्या होगी? जो वो एक्टिविटी कर रहा है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को दोबारा करे। तो मीनिंग से भी समझना पड़ेगा कौन से प्रोनाउन का कौन सा नाउन है। तो इस प्रोनाउन का नाउन था ये एक्टिविटी। इसका मतलब एस कहाँ आया? यहां आया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या हो गया? फाइनल सीक्वेंस हो गया टी एस क्यू पी एंड। क्लियर सभी को? अच्छा, अगली बात, जिन बच्चों ने एस को लास्ट में लगाया उन्होंने एक बहुत बड़ा पाप किया और उनको आज महापापी अवार्ड भी दिया जाता है। आपको क्या क्लियरली समझ में आ रहा था? बिल्कुल क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी कि एस जो था वो टी का ही एक्सप्लेनेशन था। हमने क्यूपीआर में तो डेटा की बात कर ली, एस जो था वो टी का ही एक्सप्लेनेशन था। टी में लिखा हुआ था बच्चों को एक सपोर्टिव केयर गिवर की जरूरत होती है, जो उनको एनकरेज करें, उनको बोले कि अगर तुम ये कर लोगे तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। इससे क्या होता है? बच्चा प्लेजर एक्सपीरियंस करता है और इसकी वजह से वो उसको बार बार करता है, और ऐसा एक पेपर भी बताता है। तो अगर आपको ये नाउन नहीं भी मिला था तब भी आप मीनिंग से निकाल सकते थे कि एस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ टी। आगे बढ़े, चलो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? क्या था? टी एस क्यू पी आर एस। फर्स्ट स्टेटमेंट टी, टी एस क्यू पी, पी क्यू पी आर, थर्ड टी एस क्यू। चलो अगले क्वेश्चन पे करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, सभी के पास 3 मिनट का टाइम है। सो यू हैव 3 मिनट्स विद यू, ट्राई दिस क्वेश्चन। सभी लोग करेंगे खुद से एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। करें डिस्कस? चलिए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। तो हमने सारे स्टेटमेंट्स को रीड किया। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कंपनी के हिसाब से दिस डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट भाई? दिस क्या? स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ये हमें क्या करेगा? मदद करेगा पैसा पूरा करने के लिए, जो CNN के जर्नलिज्म के लिए आता है पूरी दुनिया भर में। दी कंपनी, कौन सी कंपनी भाई? स्टार्टिंग नहीं हो सकता।
ये जो कंपनी है वो कह रही है कि वो उसके जो कुछ विजिटर्स हैं वो $3.99 अ मंथ देंगे एक्सेस करने के लिए। द कंपनी ऑल्सो सेड, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, कि एक एवरेज विजिटर जो है, जो कि कुछ ही आर्टिकल्स पढ़ेगा महीने में, उसको कोई पेमेंट नहीं देना। CNN एक न्यूज वेबसाइट है, उसने अनाउंस किया कि कंपनी एक पे वॉल लेके आएगी कि अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग, टिक लगाया। ओनली यूजर्स, फिर वही यूजर्स जो रेगुलरली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे वेबसाइट के लिए कुछ लिमिट तक, उन्हीं को बोला जाएगा कि आप सब्सक्राइब। ठीक है, कहाँ सब्सक्राइब करो, कैसे सब्सक्राइब करो, टी बीच की सी बात लग रही है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो हमको क्या समझ में आया कि एस जो होगा वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। अब कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। कंपनी ऐसा कह रही है इतना पे करो, उन लोगों को नहीं पे करना पड़ेगा जो कुछ ही आर्टिकल्स पढ़ते हैं, पे उनको करना पड़ेगा जो ज्यादा पढ़ते हैं। क्यू आर और टी में पेमेंट की बात हो रही है। क्यू आर और टी में पेमेंट की बात हो रही है। कंपनी ने बोला कुछ लोगों को पे करना पड़ेगा, कंपनी ने ये भी बोला जो कुछ आर्टिकल्स होंगे उनको नहीं पे करना, सिर्फ वो यूजर्स जो ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ेंगे उनको पे करना पड़ेगा। क्यू आर और टी में कोई प्रॉब्लम, क्यू पहले क्यों आया, आर बाद में क्यों आया, कंपनी बोल रही है, कंपनी ने ये भी बोला, ऑल्सो लिखा हुआ था इसलिए क्यू के बाद आर आया। इनको नहीं पे करना, इनको पे करना है, तो आर और टी भी कनेक्टेड थे। चलो, क्यू आर टी लग चुका है। अब बात है पी की। पी के पास दो जगह है लगने के लिए, या तो पी यहां आएगा या तो पी यहां आएगा। पी के पास दो जगह है, चलो पी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, कंपनी के हिसाब से दिस डेवलपमेंट, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा डेवलपमेंट हुआ है, ये वाला, कि एक पे वॉल आएगा। ये जो डेवलपमेंट है ये मदद करेगा, कुछ अनाउंस किया, उसका रीजन बताया कि इससे क्या होगा, इसका कारण क्या है। तो कंपनी ने अनाउंस किया ये जो डेवलपमेंट है ये इसलिए लिया गया। कोई भी चीज अनाउंस करोगे पहले बताओ कि ये क्यों किया गया है, वाई, फिर उसकी फर्दर डिटेल्स दोगे। मतलब एस के बाद क्या आएगा, पी आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस इज व्हाट, फाइनल सीक्वेंस इज एस पी क्यू आर एंड टी। मैम हमने पी को लास्ट में लगा दिया, मतलब आप कोई स्टेप होने का कारण सबसे बाद में बता रहे हो, उसकी डिटेल्स पहले दे रहे हो। इसको एक इस तरीके से समझो, मम्मी मैं आज से रोज 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, इससे ऐसा होगा, ये हो जाएगा, और लास्ट में बोल रहे हो ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है। नहीं, पहले बोलोगे कि आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना है, तो क्या होगा, इसमें से 8 घंटे में इस चीज में दूंगा, 1 घंटा इस चीज में दूंगा, 1 घंटा इस चीज में। तो पहले रीजन बताओ और फिर उसकी फर्दर डिटेल्स बताओ। क्लियर सभी को? अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है मैम क्यू टी आर क्यों नहीं हुआ। कंपनी ने बोला अपने कुछ विजिटर्स को कि आपको $3.99 पे करने हैं एक महीने के लिए एक्सेस के लिए। वो यूजर्स जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं कंटेंट वेबसाइट का कुछ लिमिट तक, उन्हीं को बोला जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए। द कंपनी ऑल्सो सेड, कंपनी ने ये भी बोला कि जो एवरेज विजिटर है CNN वेबसाइट का, जो सिर्फ कुछ भी आर्टिकल्स पढ़ेगा, उसको पे करने के लिए नहीं बोला जाएगा। अब अगर आपने क्यू टी आर का कॉम्बिनेशन बनाया तो आपने गड़बड़ क्या करी, गड़बड़ ये हुई यहाँ पे कि यहाँ पे कंपनी ने ऐसा बोला, कंपनी ने ये भी बोला। तो ये जो बातें हैं, ये जो टी है, ये कंपनी ने बोला है, इस बात को समझना। ये कंपनी ने बोला है तो ये किसका पार्ट है, वो इसका पार्ट है कि कंपनी ने ये भी बोला और इसी बात को कंटिन्यू किया गया है टी में। ये तो कंपनी आस्क कर रही है कि भाई मुझे इतना पैसा दे दो। बोला वाली बात क्या है, बोलने वाली बात आर में और टी में है। तो पहले बोलोगे ना किसने बोला है, तो मतलब टी से पहले क्या आएगा, आर आएगा। कंपनी ने बोला इतना पैसा, यहाँ पे बोला नहीं है, कंपनी मांग रही है, कंपनी मांग रही है इतना पैसा दो, कंपनी ने ऐसा बोला और ये भी बोला, तो इसलिए आर और टी का पेयर था। क्यू टी आर जिन बच्चों ने लगाया है एक बहुत छोटी सी मिस्टेक की है
कि कंपनी ये मांग नहीं रही, ये आस्किंग का पार्ट नहीं है, ये बोलने वाला पार्ट है। यहां पे कोई पैसे की बात नहीं हो रही है कि इतना मांग रही है कंपनी। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। वर्ड मैचिंग मत करना, कुछ बच्चों ने वर्ड मैचिंग कर दी, मैम CNN CNN CNN, तो इन तीनों का पेयर बना दिया। वर्ड मैचिंग से काम नहीं चलेगा। फ्लोचार्ट बनाते हैं ना, हर पैराजंबल का फ्लोचार्ट भी बनाएंगे। फ्लोचार्ट बनाएंगे तो इससे और क्लियर। तो पहला पेयर बना हमारा S और P का, एक अनाउंसमेंट हुआ, उसका कारण बताया गया। फिर अगला पेयर बना कॉम्बिनेशन बना QR और T का। कंपनी ने पैसे मांगे, कंपनी ने बोला किसको पे नहीं करना है, एक सेकेंड विल, हाँ, और किसको पे करना है, पे नहीं करना है और किसको पे करना है वो कंपनी ने बोला। सो दिस वाज द एंटायर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर है। अभी मैं आपको ये वाले क्वेश्चन तो कर लूंगी, इसमें टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट सीक्वेंस बना लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो मार्क ही कर लूंगे, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट अगले पैराज में। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। प्रॉब्लम क्या है, आप लोग गलत आंसर क्यों देते हो? आप लोग टाइम से पहले ही आंसर निकाल के देते हो। जब मैं कह रही हूँ हर सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, सारा लॉजिक लगाओ, 3 मिनट लगाओ हर पैराग्राफ में। इतने सारे बच्चों को मैंने देखा, किसी ने 1 मिनट में आंसर दे दिया, किसी ने 1.5 मिनट में आंसर दे दिया, और फिर आप गलत कर देते हो आंसर। पेशेंस नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो देखते हैं। हाँ, सब्र नहीं है, बस जो निकला वो बस लिखना है। द कंट्री, कौन सी कंट्री भी, स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता। एक डीप रिसेशन में है, डूब रही है, इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट्स में, महंगाई ट्रिपल डिजिट्स में है, हालांकि साइंस है कि चीजें अच्छी हो रही है। अर्जेंटीना का जो गरीबी का रेट है वो सोर हो गया, बढ़ गया, 53% चला गया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ऐसा ऑफिशियल डेटा ने बताया। अर्जेंटीना है, कोई भी ऐसा नहीं मिला, स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है, टिक लगा दिया।
द गवर्नमेंट, कहाँ की गवर्नमेंट, द कंट्री, कौन सी कंट्री। तो सरकार कदम उठा रही है जिससे अल्टीमेटली मीन्स फाइनली जो कंट्री है वो ट्रैक पे आ जाएगी, रास्ते पे आ जाएगी। द डेटा रिप्रेजेंट्स, डेटा रिप्रेजेंट करता है कि बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 41.7% से लास्ट ईयर के एंड में, और मोर देन डबल हो गया है द 26 रिकॉर्डेड 7 ईयर्स, 7 साल पहले 26% था। कहाँ का डेटा, कैसा डेटा, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। द डेटा ऑल्सो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट, ऑल्सो लिखा हुआ है स्टार्टिंग नहीं हो सकता। डेटा ये भी हाईलाइट करता है कि कैसे जो प्रेसिडेंट है मिलेइस, उन्होंने स्पेंडिंग कट्स किए हैं जिससे कि वो फिस्कल डेफिसिट को जो कमी है उसको हटा सके, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम भी हुई है। ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या निकला, स्टार्टिंग स्टेटमेंट इज। अब हमें कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करनी है। द डेटा ऑल्सो, डेटा ये रिप्रेजेंट करता है, इस बात को भी हाईलाइट करता है, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा बना एस और टी। चलो 2 स्टेटमेंट्स बचे हैं, एक पी बचा है और एक आर बचा है, इन दोनों को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। द कंट्री इज इन अ डीप रिसेशन, कंट्री जो है बहुत ही रिसेशन में है, इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट्स में है, तो गरीबी का रेट बढ़ गया है अर्जेंटीना का, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। क्यू को ही आगे बता रहा है पी कि अर्जेंटीना में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो क्यू का कॉम्बिनेशन बना पी के साथ, तो क्यू पी बन चुका है, एस और टी बन चुका है। अब बस ये चेक करना है आर कहाँ आएगा। सरकार कदम उठा रही है जिससे अल्टीमेटली भी लिखा हुआ है, फाइनली लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी हेल्प मिल गई, और ये क्या है, जिससे चीजें अच्छी हो जाएंगी, तो एक तरीके से पॉजिटिव टोन है। ये क्या है, पॉजिटिव टोन है कि सरकार कदम उठा रही है जिससे चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो अगर आप देखोगे एक तरह का ये अच्छी चीज है कि फाइनली और अल्टीमेटली मीन्स फाइनली, मतलब एक तरह की फ्यूचर की चीज है जिससे कि फ्यूचर में चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको 2-3 हिंट्स थी जिससे आपको समझ में आ रहा था कि आर स्टेटमेंट लास्ट में आएगा। पहली हिंट थी अल्टीमेटली, फाइनली। दूसरी हिंट थी कि कंट्री ट्रैक पर आ जाएगी फ्यूचर, कि ये आगे की बात हो रही है। तो हिंट्स थी, इसका मतलब आर यहां नहीं, आर कहाँ आएगा, यहां। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज क्यू पी एस टी एंड आर। अब कुछ बच्चों ने पता है क्या किया, उनको बताती हूँ उन्होंने क्या गड़बड़ करी। उन्होंने गड़बड़ ये करी, उनको लगा दो एक कनेक्टर है तो इसके आगे पॉजिटिव बात हो रही है, तो उनको क्या लगा कि क्योंकि पी के आगे पॉजिटिव बात हो रही है, आर में भी पॉजिटिव बात हो रही है, तो पी के आगे आर लगा। कितने लोगों को ऐसा लगा। तो बेटा पी के आगे एस लिखा हुआ है, ये भी तो पॉजिटिव बात ही है, ये क्यों नहीं देखा, ये भी तो पॉजिटिव बात ही है कि 47% से लास्ट ईयर से था, उससे बहुत तेज इंक्रीज आया है, डबल हो गया है 26% जो 7 साल पहले देखा, तो ये भी तो पॉजिटिव बात ही है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। इन्होंने स्पेंडिंग कट्स किए हैं जिससे कि फिस्कल डेफिसिट ओवरटर्न हो जाए, हालांकि इसके कुछ शॉर्ट टर्म का पेन हुआ है लेकिन फिस्कल डेफिसिट को ओवरटर्न कर देंगे, उनका मकसद ये है, इन्होंने कदम उठाए, ये भी तो पॉजिटिव बात ही है। तो पॉजिटिव बातें तो शुरू हो गई है। नेगेटिव बात इस 2 से पहले तक की थी कि डीप रिसेशन में है, इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट में है, गरीबी का रेट बढ़ गया है। ये गरीबी नहीं बढ़ी, प्रॉब्लम नहीं हुई है, दो देयर आर साइंस हैं कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं। डेटा रिप्रेजेंट करता है अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, की बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 41% था एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर के एंड में 47% था, और डबल से ज्यादा था 26 7 साल पहले रिकॉर्ड किया। ये किस चीज, एक सेकेंड, एस मैम नेगेटिव है, एक मिनट रुको। द डेटा रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, हाँ एक गरीबी का ही डेटा है क्योंकि गरीबी की बात हो रही थी ना, पॉवर्टी रेट की। नहीं माई मिस्टेक।
एस इज नॉट पॉजिटिव, एस पॉजिटिव नहीं है, एस नेगेटिव ही है। एस नेगेटिव ही है कि डेटा ने रिप्रेजेंट किया कि बढ़ गया पॉवर्टी रेट, 41.7 से इंक्रीज हो गया, 53 पहुंच गया, और 26 से तो डबल से भी ज्यादा हो गया जो 7 साल पहले था, राइट। क्यू के बारे में ही एस में लिखा हुआ है। एक बार दोबारा करते हैं इस बारे में, लेट्स डू इट वंस अगेन। अर्जेंटीना का जो पॉवर्टी रेट है वो 53% हो गया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ऑफिशियल डेटा ने ये बताया। ये हमको पता चल गया कि क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द कंट्री लिखा हुआ था, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। यहाँ पे अल्टीमेटली लिखा हुआ था, फाइनली लिखा हुआ था, ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पे द डेटा, किसका डेटा, कैसा डेटा, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता था। यहाँ पे द डेटा ऑल्सो लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो ये हमें पता चल गया कि क्यू स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। अगली बात, द डेटा, डेटा ने ये रिप्रेजेंट किया, डेटा ने ये भी रिप्रेजेंट किया, तो हमको ये भी पता चल गया कि एस और टी का पेयर है। अगली बात, अब हमारा बचा पी और आर। पी में क्या लिखा हुआ है, कंट्री जो है डीप रिसेशन में है, इन्फ्लेशन ट्रिपल डिजिट है, हालांकि साइंस है कि चीजें इंप्रूव हो रही हैं। आर में क्या लिखा हुआ है, सरकार नेसेसरी स्टेप्स ले रही है जो क्या करेंगे, फाइनली कंट्री को ट्रैक पे ले आएंगे। तो साइंस है, चीजें इंप्रूव हो रही हैं, और सरकार नेसेसरी स्टेप्स ले रही है जिससे कंट्री ट्रैक पे आ जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन थी कि साइंस है इंप्रूविंग। क्या साइंस है कि सरकार कदम उठा रही है, इसका मतलब पी और आर का पेयर था। तो इसका फाइनल सीक्वेंस जो होगा, इट विल बी क्यू एस टी पी एंड दिस विल बी द राइट आंसर। दूसरी हिंट क्या थी, द डेटा, ये डेटा किस चीज का था कि 41.7% से 53% हो गया है। तो ये डेटा था गरीबी का, पॉवर्टी रेट का ये डेटा था। तो पॉवर्टी रेट इतना हो गया है, ऑफिशियल डेटा रिलीज और डेटा ने ये शो किया, तो इसका मतलब क्यू और एस का भी पेयर था। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मैनी ऑफ यू। एक बार फ्लो चार्ट बना ले इसका। चल एक बार फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले अर्जेंटीना की बात कर रहे हैं। अर्जेंटीना के गरीबी के रेट को लेके एक डेटा आया, फिर उस डेटा की फिर से बात करी कि इस डेटा में ऐसा लिखा हुआ है, फिर बोला द डेटा ऑल्सो, डेटा जो है ये भी बता रहा है। तो इसका मतलब सीक्वेंस किसका हुआ, क्यू एस और टी का। फिर पी और आर का कॉम्बिनेशन कैसे बना कि चीजें अच्छी हो रही हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इंप्रूव क्या हो रहा है कि सरकार जो है अच्छे कदम उठा रही है। तो चीजें अच्छी हो रही हैं, अच्छा क्या हो रहा है, सरकार अच्छे कदम उठा रही है। तो फाइनल सीक्वेंस वाज क्यू एस टी पी एंड। कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट करते हैं, एक और कर लेते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। सभी के पास 3 मिनट का टाइम है।
चलिए करें डिस्कस। सबसे पहला स्टेप, रीडिंग ऑल द स्टेटमेंट्स। द लास्ट टाइम, पिछली बार गैलप ने ऐसा ही सर्वे किया था, सिमिलर। तो इससे पहले बताओगे क्या बात है, तब उसके बोलोगे उसके जैसी है, तो वो 2015 था, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। ही ऑल्सो मेंशन, ही भी लिखा हुआ है, ऑल्सो भी लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बात बोली कि एक एम्प्लॉय के जो डिसीजंस हैं वो 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं। इट इज नो सरप्राइज, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये इट प्रोनाउन नहीं है, स्यूडो सब्जेक्ट है, तो हो सकता है स्टार्टिंग, टिक लगाया हमने। मैंने बताया था इट स्टार्टिंग में आ सकता है जब उसका खुद का कोई मीनिंग ना हो, तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये किसी नाउन का प्रोनाउन नहीं है। कि कोई भी इंसान जो अपनी जॉब को छोड़ने का प्लान कर रहा है नई जॉब के लिए, उसको एक ऐसी पोजीशन चाहिए होगी जो उसको ज्यादा पैसा दे और ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस दे। दीज लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। दीज इंक्लूड कंपेंसेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम कर सके, जॉब सिक्योरिटी, वैक्सीनेशन पॉलिसीज हों, इन सब चीजों से लेके। बट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं हो सकता। बट कौन सी भी सरप्राइजिंग है वो ये है कि कितनी ये इश्यूज मोटिवेटिंग है कि इंसान के डिसीजन में कि वो जॉब्स को स्विच करे, जितना पहले के से कंपैरिजन में एक स्टडी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, आर को हमने स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिख दिया, क्योंकि और कोई स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अब कुछ कुछ पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। द लास्ट टाइम गैलप डिड अ सिमिलर सर्वे। सिमिलर किसका होगा, जहां पे कोई सर्वे की बात हो रही होगी, तो सर्वे की बात तो यहां हो रही है। तो हमें इतना समझ में आया कि टी और पी, टी जो है पहले आएगा पी से। किस वर्ड ने हेल्प करी, सिमिलर वर्ड ने हेल्प करी। चलो यहां पे लिखा हुआ है 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन कौन से वो 6 फैक्टर्स हैं, ये रहे 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टर्स, और यहाँ पे वो सारे के सारे फैक्टर्स लिखे हुए थे, तो इसका मतलब एक हमारा जो पेयर बना वो किसका बना, Q और S का बना। अब हमको देखना है कि कौन सा वाला पेयर पहले आएगा, TP वाला पेयर पहले आएगा या QS वाला पेयर पहले आएगा। तो Q में ही लिखा हुआ था, इस ही का नाउन क्या R में दिया हुआ था, नहीं। ही ऑल्सो मेंशन, उन्होंने मेंशन किया, किसने मेंशन किया, गैलप ने मेंशन किया। तो ही का जो नाउन था वो पी में था, इसका मतलब टीपी वाला पेयर पहले आएगा, क्यूएस वाला पेयर बाद में आएगा। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज आर टी पी क्यू एंड एस। एक बार फ्लो चार्ट बना ले, फ्लो चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आर ही स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता था और कुछ नहीं हो सकता था। टी और पी, क्यू और एस। क्यू और एस का पेयर कैसे बना था, 6 फैक्टर्स से। पी और क्यू का पेयर कैसे बना था, नाउन प्रोनाउन पेयर से, ही से। टी और पी का पेयर कैसे बना था, सिमिलर से। तो हर जगह कुछ ना कुछ हिंट लिखा हुआ था पेयर्स बनाने के लिए, उसके बेसिस पे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप नहीं है। चलिए, तो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत सारे पैराजम्बल्स करवाऊंगी मैं आप लोग। इनफैक्ट आगे आने वाले टाइम में पूरा का पूरा एक वीक हम पैराजम्बल्स की क्लास को ही डेडिकेट करेंगे। पैराजम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 5 नंबर बहुत आसानी से दिलवा सकता है। 5 नंबर का मतलब समझते हो, 30 मार्क्स का अगर पेपर है तो 5 नंबर कितना परसेंटेज हो गया पेपर का, जल्दी से बता दो, लगभग 15%। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिन पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करने वाली हूँ पैराजम्बल में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट। लगभग 60% पेपर यहीं से आता है, 60%। एक इसमें फिलर्स और ऐड कर दोगे और एक एरर डिटेक्शन और ऐड कर दोगे, ये 5 टॉपिक्स अगर ले लोगे तो लगभग आप मान के चलो 80 to 90% पेपर यहीं से आता है इन 5 टॉपिक से। दिस इज 80 to 90% ऑफ पेपर। तो इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम भी हमारा यहीं पे डेडिकेटेड। यस, पैराजम्बल्स प्रैक्टिस कहाँ से करें बेटा, पैराजम्बल प्रैक्टिस करने के लिए या तो आपको
इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस भी मिली हैं। अगर आप देखोगे ना परफेक्शन बैच को, तो एक टॉपिक वाइज क्लासेस है, उसमें पैराजंबल की बहुत सारी क्लासेस हैं। तो वहाँ के PDF से या क्लास ओपन करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको बुक से प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश ग्रंथ करके बुक आती है, उसमें पैराजंबल लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या हर टॉपिक बहुत सारा प्रैक्टिस करने का है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप टारगेट बैच में हो तो वहाँ पे बहुत सारी PDFs हैं पैराजंबल्स की, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा सजेशन क्या रहेगा? मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसी परफेक्शन वाले इसी बैच में जो आपने लिया हुआ है, इसमें टॉपिक वाइज क्लासेस आपको एक पूरा पूरा फोल्डर दिख रहा होगा, तो वहां से पैराजंबल को करो, वीडियो को ओपन करो, पैराजंबल स्क्रीन पे आएगा, उसको पॉज कर दो, खुद से पैराजंबल को सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर लास्ट इस वीडियो को आगे करके आंसर देखो। अगर आंसर मैच हो जाता है तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नहीं तो उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो में सुन लो। इस तरीके से आप कर सकते, ठीक है। चलिए सेशन एंड करते हैं। मुझे फीडबैक जरूर देंगे आज की क्लास का, कैसा लगा? आपका फीडबैक मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, तो मुझे वो आप सबसे चाहिए होता है फीडबैक। मुझे मेल करके जरूर बताएंगे सेशन में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मेरा आपसे कनेक्ट करने का यही तरीका होता है, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनने का, आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के बारे में जानने का। और 5 सेंटेंसेस सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। ये तो हमने प्रेयर बोल दी ना, सॉरी। Thank you God for giving me such a wonderful life. Thank you God for my parents, for my teachers, for my family and each and everyone in my life. Thank you God for making me mentally, physically, emotionally strong. Thank you God for the food that I eat, for the place that I live in and everything that you have given me. Thank you God for making me who I am. चलिए सेशन एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन।